जैसे पहले पिछले 20 साल से जिला परिषद जब से बढ़ाई तब से लेकर के अब तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही चेयरमैन रहा है और आगे भी मुझे पूरा भरोसा है यहाँ के मतदाताओं पे, अपने पार्टी के साथियों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे कि वो फिर से जिला परिषद पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को एक मौका और देगी काम करने का। हमने जिला परिषद के चेयरमैन रहते हुए मैंने भी, मेरे बाद जो चेयरमैन बने उन्होंने भी, मेरे से पहले जो चेयरमैन बने उन्होंने भी, सबने बहुत सारे काम किए जिसकी वजह से लोग लगातार जिला परिषद में हमें मौका देते रहे। और बाकी जो पार्टियां हैं, मुझे हैरानी है, मैंने बीजेपी की लिस्ट देखी है कि भाजपा के पास तो उम्मीदवार भी पूरे नहीं है, तो सिंबल पे चुनाव तो लड़ रहे हैं, नो पे मेरे ख्याल उनके सिंबल पे लड़ रहे हैं, बाकी उन्होंने समर्थन दिया है। तो समर्थन अगर कोई लेता है किसी से तो उसको राजनीतिक दल जो है ये कह सकता है कि मेरा समर्थन नहीं, मेरा तो सिंबल लेना पड़ेगा, और सिंबल अपने साथियों को दिया जाता है। समर्थन तो कोई आकर के मांग लेगा कि मुझे समर्थन दे दो, समर्थन नहीं, सिंबल लेकर के आके लड़ो, ताकि सरकार के 3 साल के काम के ऊपर लोग मोहर लगाए। इससे पता लगेगा कि सरकार ने पिछले 8 वर्ष में जो बीजेपी की सरकार उसने क्या किया। ये चुनाव एक आईना होगा प्रदेश में। सरकार ने 8 साल पूरे किए हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि हमने समान विकास किया है पूरे बिहार में, आगे भी 2024 में विकास कराया जाए। मैं अखबार पढ़ रहा था आज का, बड़ी हैरानी की बात हो, अखबार में सबसे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हमने भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया, जबकि इस 8 वर्ष में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हुआ है। भ्रष्टाचार पहले की सरकारों में भी होता रहा है, बहुत सारे लोगों पे इरिगेशन लगे, लेकिन जो नंगा नाच भ्रष्टाचार का अब की बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज की तारीख में भी प्रदेश को दोनों हाथों से सरकार में बैठे लोग लूट रहे हैं। हर रोज अखबारों में, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रोजाना खबरें आती है कि किस तरह से लोग जो है जबरदस्ती लोगों की जेब से पैसा निकाल करके अपने आकाओं के पास भेजते हैं। ये तो लुटेरों का गिरोह है, सरकार थोड़ी है। मुख्यमंत्री जी को ये बात कहने से पहले जरूर अपने मंत्रिमंडल की तरफ एक नजर डाल करके देखनी चाहिए थी कि मैं किन लोगों के लिए यहां बैठ करके आज मुझे सफाई देनी पड़ रही है, कैसे एक सच को मुझे झूठ बोल करके उसको छुपाना पड़ रहा है। आज तो किसी से भी आप पूछें, मतलब अनजान से अनजान व्यक्ति से आप अगर पूछोगे कि हरियाणा में भ्रष्टाचार किस सीमा पे है, तो वो भी कहेगा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। जिसको किसी को काम भी नहीं है किसी दफ्तर से, वो भी बता देगा कि कौन लोग लूट रहे इस प्रदेश को। दूसरा उन्होंने ये कहा था शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। शिक्षा में स्कूल बंद हो रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब स्कूल बंद हो रहे हैं तो शिक्षा में सुधार कहाँ होगा। इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा मंत्री ने करी, जिसमें सफेद झूठ बोलते हुए शिक्षा मंत्री पकड़ा गया। फिर कहीं शिक्षा मंत्री जो है आप लोगों के सामने नजरें चुरा रहा था। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री झूठ बोलता हो और जिस प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हो, जिस प्रदेश के अंदर 48,000 टीचर के पद खाली पड़े हुए, वहां कैसे मुख्यमंत्री इस बात का दावा कर सकता है कि मैंने शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया, शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया, शिक्षा को हम बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं। नंबर 3, उन्होंने ये कहा है कि मैंने स्वास्थ्य के अंदर बहुत ऊंचाइयों को छूने का काम किया। आज भी ये हालत है, आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, कहीं स्टाफ पूरा नहीं। जब स्टाफ ही नहीं होगा तो फिर कैसे लाभ मिलेगा गरीब आदमी। आज हमारे सरसा के सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ, आप डबवाड़ी के हॉस्पिटल में चले जाओ, आप रानिया इलाहाबाद के हॉस्पिटल में, कालावड़ी के हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं स्टाफ नहीं।
जब स्टाफ नहीं है तो फिर हेल्थ पे मुख्यमंत्री क्यों झूठ बोल रहे? और भी मुख्यमंत्री ने रोजगार के ऊपर तुलना करी थी हुड्डा की गवर्नमेंट की और हमारी गवर्नमेंट की, कि हमने उनसे दोनों सरकारों से ज्यादा बच्चों को रोजगार दिया। मुख्यमंत्री ये बताए कि कितनी नौकरियां निकाली और कितने नौकरी लगे। जो भी नौकरी निकली उसके पेपर लीक हुए। अगर नौकरी निकल गई तो कोर्ट ने रोक लगा दी, अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। नंबर 2, आज भी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा प्रदेश जो है नंबर 1 पे आता है बेरोजगारी के मामले में। सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश में आज है तो वो हरियाणा में है। इन्होंने तो नौजवान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, बहुत बड़ा झूठ बोला है। उस नौजवान तो इंतजार में बैठे हैं कि मुझे मौका मिलने दो, सरकार को सबक सिखाएंगे। अनेक घोटाले इस सरकार में हुए। सबसे बड़ा घोटाला जो है आज की तारीख में भी धान का घोटाला है। हजारों करोड़ रुपए धान घोटाले में सत्ता में बैठे लोग खा रहे। शराब का घोटाला हुआ है जिसमें सरकार ने सब 3 बार जांच करा करके रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बजाय, उस घोटाले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय, कार्रवाई करने की बजाय उसको छुपा रही है। मुख्यमंत्री ने ये क्यों नहीं बताया कि मेरे राज्य में रजिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा लेन देन हुआ है, सबसे बड़े घोटाले में? वो बतानी चाहिए। मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए था कि सरकारी जो दवाइयों की खरीद हुई थी कोरोना काल के दौरान, जो 450 करोड़ की, 480 करोड़ की थी, उसके अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ, वो भी उसको जिक्र करना चाहिए था कि उसके लिए भी हम दोषी हैं। खनन का कितना बड़ा माफिया खड़ा कर दिया इस सरकार ने, कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खनन माफिया के जो लोग हैं, जो सरकार के वोचते हैं, जो सरकार के साथ हैं, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। आज भी उसी तरह धड़ल्ले से खनन पे चोरी का काम जारी है, कोई रुकावट नहीं है सरकार की तरफ से। अनेक ऐसे काम हैं जो इस राज्य में हुए हैं। कितनी ही बड़ी बात एक ये भी है कि मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं बताता कि मेरे राज्य के अंदर हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्ज बढ़ा है। आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज हरियाणा प्रदेश के ऊपर है। कोई बच्चा जब पैदा होता है तो 1 लाख रुपया कर्ज लेकर के पैदा होता है। जिस हरियाणा के खजाने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे, और जब वो 2005 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो 2 या 3 हजार करोड़ रुपए खजाने में छोड़कर के आए थे। मतलब इतना संपन्न प्रदेश था उस वक्त में। आज उसी प्रदेश को इन्होंने दोनों हाथों से लूट करके 3 लाख करोड़ से ज्यादा बड़े कर्ज में डुबोने का काम किया। मुख्यमंत्री ये बताए कि ये 3 लाख करोड़ का जो कर्ज मैंने लिया था, इसको कहां खर्च किया है, उसका ब्यौरा देना चाहिए। उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। सरकार की तरफ से बताना चाहिए ये पैसा कहां खर्च हुआ है। कहीं खर्च होगा तो सामने दिखेगा। जो पीडब्ल्यूडी के अंदर घोटाले हुए उसकी जांच होनी चाहिए। उसमें कितना पैसा ठेकेदारों के माध्यम से खाया गया, कितने ऐसे काम थे, वर्क थे जिन पे 100 रुपया खर्च होना और जिनमें ठेकेदारों को बुला के कह दिया जाता था कि आप कोई भी टेंडर के लिए नहीं जाओगे, ये जाएगा। और वो 100 रुपये वाले में उसको कहते तू 180 भर दे या 200 रुपया भर दे, और उसको दुगने रेट में दे करके उसमें भी कमीशन फिक्स कर लिए थे सरकार में बैठे लोगों ने। उन चीजों की मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए। जब मुख्यमंत्री ये सब बता रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैंने पीडब्ल्यूडी में विशेष रूप से विजिलेंस को जिम्मेवारी सौंपी है, तो विजिलेंस ने अब तक क्या किया उसके बारे में भी बताएं। जो घोटाले हुए हैं उनके बारे में बताने, जो चोरी हुई है, जो लूट हुई है, उसके बारे में बताने की बजाय मुख्यमंत्री को झूठ बोल करके कहीं अपनी सराहना नहीं करनी चाहिए। अगर इतना ही मुख्यमंत्री ने किया है तो फिर मैं तो ये चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को एक सार्वजनिक डिबेट में आना चाहिए, जिसमें हर पार्टी के लोगों को बुलाना चाहिए, जिसमें हर पार्टी के लीडर को बुलाना चाहिए, मुख्यमंत्री को स्वयं भी आना चाहिए
मुख्यमंत्री के पास तो सारे आंकड़े होते हैं, वो आंकड़ों के साथ आए और बताए। हम जैसे लोगों को मौका दे मुख्यमंत्री पूछने का कि भाई आप बताओ ये सब हुआ कि नहीं हुआ, वो वहां लोगों को संतुष्ट करे, वहां पत्रकारों को संतुष्ट करे, वहां प्रदेश के लोगों में ये मैसेज दे कि भी हाँ वाकई मुख्यमंत्री ने कुछ किया, तब जाकर के सरकार की कोई प्रशंसा हुआ करती है। अपने आप प्रशंसा करना, वो कहते ना कि अपने मन मियां मिट्ठू बनना, वो बात है। इन्होंने तो लूटा है प्रदेश को। ठीक है, बात जिला परिषद चुनाव की चल रही थी। जिला परिषद चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह के बेटे भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि चौधरी देवीलाल का परिवार तो त्याग करता रहा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का त्याग किया, हमारा लेवल नहीं है, लेकिन अभय सिंह जी ने मजबूर किया हमें चुनाव लड़ने पे। तो सर इस पे चौधरी रणजीत सिंह से आप एक बात पूछ लें कि आपको लोगों ने इंडिपेंडेंट जिताया था, भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ वोट दी, आप भाजपा में क्यों गए? आपसे बड़ा लालची है कोई? किस लालच में गए आप? जो कोई सरकार के खिलाफ इंडिपेंडेंट जीतता है, उसका अगर वो जाकर के सरकार को समर्थन देता है, इसका मतलब उससे बड़ा स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो सकता। चौधरी देवीलाल ने तो कभी ऐसा स्वार्थ किया ही नहीं। फिर रही बात चुनाव लड़ने की, मैं गांव की पंचायत का चुनाव भी लड़ा, मैं ब्लॉक समिति का चेयरमैन डबवाली का भी रहा हूं, मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन भी रहा हूं और मैं जिला परिषद का चेयरमैन भी रहा हूं। शायद चौधरी रणजीत सिंह को राजनीतिक ज्ञान नहीं है। एक जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है, उसके नीचे सरसा के जिला परिषद का चेयरमैन जो बनेगा, उसके नीचे 5 एमएलए आएंगे और वो 5 एमएलए जिला परिषद के मेंबर होते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा पद है। डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन बनता है बोर्ड का, एक जिला परिषद का चेयरमैन जो है, उसके नीचे 32 विभाग आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट सरकार के 32 उसके नीचे काम करते हैं। जितनी बड़ी जिम्मेवारी जिला परिषद के चेयरमैन की है, जैसे ऊपर मुख्यमंत्री की है, उस तरह नीचे चेयरमैन भी जिम्मेवार है उन सब चीजों का। जिला परिषद का चेयरमैन अगर मजबूत आदमी हो तो पैरेलल सरकार चलाता है, पैरेलल काम करता है। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो बिना जिला परिषद के चेयरमैन से आदेश दिए बिना अपनी मनमर्जी से कोई काम करे। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें निर्दलीय जिस तरह से आपने बताया कि समर्थित उम्मीदवार है, वहां जेजेपी पहले ये दावा कर रही थी कि हमारा गठबंधन है और हम जो पंचायती चुनाव है वो भी गठबंधन के तौर पे ही लड़ेंगे। तो इस लिस्ट से कहीं ये लग नहीं रहा कि, क्योंकि उनके उम्मीदवार हालांकि 5 वार्ड है वो खाली छोड़े गए हैं, लेकिन इसको लेकर के आप क्या मानते हैं कि हालांकि जेजेपी के काफी सारे वार्डों में उन्होंने अपने पदाधिकारी या उनके जो हल्का अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। ये गठजोड़ नहीं है, ये गठबंधन नहीं है। मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूं, ये ठगबंधन है, ये गिरोह है लुटेरों का। ये प्रदेश को लूटने की योजनाएं बनाते हैं। इनको प्रदेश के लोगों से कोई सरोकार नहीं है। ये तो कहां से पैसा लूटा जा सकता है, कैसे लूट मचाई जा सकती है, इस काम में सारा दिन विचार करते हैं बेचारे। हैरानी की बात नहीं है, आज के अखबार में खबर छपी है कि जजपा ने भी अपना जाकर के कुलदीप के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। उनसे आप पूछो जरूर। मुझे तो अजय सिंह जी अगर मिलेंगे तो मैं जरूर पूछूंगा, चौधरी रणजीत सिंह भी मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे भी जरूर पूछूंगा कि जिस व्यक्ति ने आपके पिता से, आपके दादा से 2 बार धोखा करके सत्ता छीनी, क्या तुम उनके लिए वोट मांगने जा रहे हो? लोग पूछेंगे नहीं आपसे कि आपने सरेंडर कर दिया भजन लाल के परिवार के सामने। इसका मतलब तो सीधा यही है कि इन्होंने कुलदीप बिश्नोई के आगे सरेंडर किया है।
इन्होंने इसलिए सरेंडर किया है कि अगर ये नहीं जाएंगे वहां तो फिर ये सत्ता में नहीं रह सकते, फिर इनसे कुर्सी ले ली जाएगी, फिर इनको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये लोग जो है चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे नहीं बढ़ा रहे। ये तो चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक है, उनके नाम को कहीं कमजोर कर रहे हैं। बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। आप इनसे पूछो श्री भी आपने भव्य बिश्नोई की जाकर के मदद करी है, इसका मतलब आपने उस परिवार के आगे सरेंडर किया है या फिर आपने सरकार के दबाव में जाकर के ये काम किया है? भी आप पे सिर्फ कुर्सी की चिंता है, आपको इस लूट की चिंता है आपको। चौधरी देवीलाल कैसे व्यक्तित्व थे, आपने उनके नाम को कलंकित किया है। आप बहुत बड़े दोषी होंगे लोगों के सामने इस बात के लिए। ठीक है, धन्यवाद। अरे